हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 जून 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक आपने वीडियो को देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 18 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कंपनी ऐसी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है अकॉर्डिंग टू बरगंडी प्राइवेट ह्यूरॉन इंडिया 500 स्पेशल रिपोर्ट। तो इसमें इंडिया की 500 कंपनीज की लिस्ट दी गई है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया में, और उसमें सबसे ऊपर स्थान जो है वो कौन सी कंपनी का है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो वैल्यूएबल, आप कह सकते हो जो उसकी वैल्यू आंकी गई है वो कितनी आंकी गई है? 18.9 लाख करोड़ जो है वो आंकी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, और अदानी ग्रुप जो है वो बिगेस्ट गेनर है अगर आप टोटल ग्रुप्स में देखोगे। लेकिन बरगंडी की ये रिपोर्ट जो है वो 500 कंपनीज को लिस्ट करती है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो भी टॉप 500 कंपनीज हैं उनकी टोटल वैल्यूएशन 2% बढ़ी है। अदरवाइज उनकी वैल्यूएशन पहले 221 लाख करोड़ थी, लेकिन अब 232 लाख 232 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हो चुकी है। और ये बरगंडी की रिपोर्ट जो है वो हर 6 महीने के बाद आती है। तो लास्ट रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 2021 में आप कह सकते हो डाटा जो है वो आया था। लेकिन
रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टोटल गेन है वो 13.4% है, मतलब जो टोटल बढ़ोतरी हुई है वो टोटल 13.4% हुई है। टीसीएस की जो बढ़ोतरी है वो नहीं हुई है, इवन वहां पे डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, नीचे गिर गया है टीसीएस 0.9% इस रिपोर्ट के तहत। तीसरा स्थान जो है एचडीएफसी बैंक है वो भी नीचे गिर गया है, -15.2% जो है वो डिक्लाइन एचडीएफसी की वैल्यूएशन में देखा गया अगर आप पिछली रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं। और सबके सीईओ यहां पे लिखे हुए हैं, सच मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता भी होंगे, हम बार बार इसको डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें से 6 कंपनीज का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि टोटल 219 कंपनीज जो हैं वो इसमें उनका रैंक जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। 10 कंपनीज जो हैं वो उसी लेवल पे हैं, उसी रैंक पे उतनी ही वैल्यूएशन है। और 36 कंपनीज ऐसी हैं जिनको इस बार की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, वो बाहर निकल गई हैं। वो कोई रिसेशन भी आप कह सकते हो जो कोविड के बाद देखने को मिल रहा है। और अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज की लिस्ट देखोगे, क्योंकि जो पहले हमने लिस्ट देखी थी वो लिस्टेड कंपनीज की थी, अगर अनलिस्टेड कंपनीज में देखोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थान जो है वो पहले नंबर पे है। और इसमें वृद्धि देखो आप कितनी देखी गई है, 35.6% वृद्धि देखी गई है। और इसके सीईओ कौन है, विक्रम लिमाये जी हैं। और टोटल वैल्यूएशन 2.28 लाख करोड़ रुपीस जो है वो आप देखोगे। दूसरे नंबर पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पहले 2 जो है वो आपने खास तौर से याद रखने हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो कम हो गई है, क्योंकि पहले कोविड के कारण जो है इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो है वैल्यूएशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे इंडस्ट्रियल ग्रुप को देखोगे तो इंडस्ट्रियल ग्रुप में पहले स्थान पे जो है वो कौन है, टाटा ग्रुप है, क्योंकि इनकी कंपनीज ज़्यादा है, 14 कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की। तो टोटल वैल्यूएशन भी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये जो है वो टीसीएस है, आपको पता ही है कि टीसीएस जो है वो टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप, टाटा ग्रुप का मेंबर है। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखोगे, लाइक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो इसमें 15 स्टेट्स की अलग अलग कंपनीज को शामिल किया गया। लाइक 500 कंपनीज 15 अलग अलग स्टेट्स में से आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से। 195 कंपनीज महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। बाकी कंपनीज कर्नाटका से 60 बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से 43, तो सबसे ज़्यादा कंपनीज महाराष्ट्र से। लेकिन अगर सिटी वाइज रैंकिंग देखोगे तो सिटी वाइज मुंबई में सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं और 159 कंपनीज इन 500 में से मुंबई से ही बिलोंग करती है। और दूसरा स्थान किसका है, बेंगलुरु का, 59 कंपनीज जो है वो बेंगलुरु से। फिर तीसरा स्थान गुरुग्राम का है, लेकिन आपको पहला ही इसमें याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरॉन इंडिया 500 स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें पहला स्थान रिलायंस का है, दूसरा टीसीएस का है, तीसरा एचडीएफसी बैंक का है। मतलब अगर आपको ये भी पूछा जाए कि बैंक्स में इस रिपोर्ट के अंदर सबसे ऊपर कौन है, तो आंसर क्या होगा, एचडीएफसी बैंक होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी जो है वो इंडिया में से टॉप करती है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में से? अगर आप एक रिपोर्ट और देखोगे जो कि पेश की है कांतार ब्रांड जी की तरफ से, तो ये भी दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की और ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो किसी और कंपनी की तरफ से रिलीज की गई है। तो आपने याद रखना है, ये रिपोर्ट का नाम है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट 2022, और इसमें सबसे ऊपर कौन है, टीसीएस। पहला स्थान जो है वो किसको दिया गया है, टीसीएस को। दूसरा स्थान दोस्तों एचडीएफसी का है, तीसरा स्थान इन्फोसिस का है, और चौथा स्थान किसका है, एलआईसी का। तो आप देख सकते हो टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और एलआईसी, ये 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स में है अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे जो इंडिया में से आंकी गई है। तो टीसीएस का जो ग्लोबल रैंक है दोस्तों वो 46 नंबर पे है। पिछली बार अगर देखोगे तो इसका रैंक 58 था, मतलब आप कह सकते हो कि 12 स्थानों की छलांग लगा के ये कहां पे पहुंच गया, 46 नंबर पे पहुंच गया है। और 61% जो है वो इनकी वैल्यू बढ़ चुकी है, $50 बिलियन जो है वो हो चुकी है। दूसरा स्थान एचडीएफसी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक भी 5 स्थान की छलांग लगा के आगे पहुंच गया है। पहले 66 था, लेकिन अब 6 आप कह सकते हो 5 स्थान की छलांग लगा के 61 पे पहुंच गया है। और याद रखना है कि 35% जो है वो यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। इन्फोसिस जो है वो किसी न किसी तरह से आप कह सकते हो कि पहली बार इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किया गया है और 64 में 64 नंबर पे इन्फोसिस रखा गया है। लेकिन खास बात है कि पहली बार रखा गया है और 33% के आसपास वृद्धि जो है वो यहाँ पे देखी गई है। लेकिन एलआईसी जो है वो नीचे आ गया है, क्योंकि एलआईसी का जो आईपीओ आया है वो बहुत ही आप कह सकते हो कम वैल्यू पे खुला है। तो एलआईसी जो है वो 19 स्थान नीचे आ गया और कौन से नंबर पे है, 92 नंबर पे है। और 4% इसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो क्या होगी है, गिर चुकी है। तो अब देख सकते हो कि सबसे पहले
पे TCS है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, LIC। फिर से आपको पूछा जाता है कि बैंक में सबसे टॉप पे कौन है, फिर से आंसर यहाँ पे क्या होगा, HDFC बैंक होगा। लेकिन ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो एप्पल सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, $1 ट्रिलियन ब्रांड है आप कह सकते हो। इसकी टोटल वैल्यूएशन $947 बिलियन जो है वो आंकी गई है। दूसरा स्थान गूगल, तीसरा अमेजॉन और चौथा किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। और फेसबुक जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, इसने अपना रिसेंटली नाम चेंज करके मेटा रखा था, ये 8th पोजीशन पे आ चुका है और इसकी वैल्यूएशन एप्पल की कंपनी का 1/5 से भी कम आंकी गई है। लेकिन अगर आप रीजन वाइज बात करोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हमारे लिए है वो है एशिया पैसिफिक, और एशिया पैसिफिक में दूसरा स्थान जो है वो दोस्तों TCS का है। एशिया पैसिफिक में दूसरा स्थान TCS का है क्योंकि पहला रैंक जो है वो सैमसंग कंपनी का है। सैमसंग की टोटल वैल्यूएशन $54 बिलियन है, लेकिन TCS की हमने आंकी थी कितनी, $50 बिलियन। और इसमें एशिया पैसिफिक में ही तीसरा स्थान जो है वो HDFC का है और चौथा स्थान जो है वो किसका है, इन्फोसिस का। और याद रखना इसमें टेक अवे पॉइंट क्या है कि मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में एप्पल जो है वो सबसे ऊपर है, और इंडिया में अगर टॉप पूछा जाए तो कौन सी कंपनी है, TCS। बैंक्स में से पूछा जाए तो HDFC है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन है इंडिया का रैंक क्या है रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अंदर। मतलब किसने 2021 के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया है, उसकी रैंकिंग ये जारी की गई है। और इसके अंदर इंडिया का रैंक जो है वो तीसरा है क्योंकि इंडिया ने टोटल 15.4 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो पूरे 2021 में ऐड की है। और सबसे ऊपर है चाइना ने 136 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की है, और दूसरा स्थान है USA का, इसने 43 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की है, और तीसरा स्थान आप कह सकते हो किसका है, इंडिया का है। तो इंडिया का तीसरा रैंक है ग्लोबली रिन्यूएबल एडिशन में 2021 के अंदर। और ये रिपोर्ट किसकी तरफ से पब्लिश की गई है, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी जिसका नाम है REN21। और ये जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है ये 17th एडिशन है इस एनुअल रिपोर्ट का, और इसमें ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है और कौन सी कंट्री ने पिछले साल जो है वो सबसे ज़्यादा ऐड किया है। और इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया ने 843 मेगावाट जो है वो केवल हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है वो 2021 में ऐड की है, और इंडिया की टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है वो अब बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, 45.3 गीगावाट के पास जो है वो पहुंच चुकी है। और इंडिया का रैंक तीसरा है ग्लोबली। अगर आप विंड पावर कैपेसिटी में देखोगे, इंडिया के विंड पावर कैपेसिटी जो 40.1 गीगावाट के आसपास हो चुकी है, बिहाइंड चाइना, US एंड जर्मनी। मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो आ चुका है। उसने जर्मनी को जो है वो किसी हद तक पछाड़ दिया है, तो चाइना और US के बाद अब इंडिया का नाम जो है वो लिया जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है दोस्तों GSR-22, ये पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी का मैप जो है वो पेश कर देती है आपके सामने, और इसमें पहली बार ये बताया गया है कि कौन सी कंट्री का जो है वो कितने % शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी में। और GSR-22 जो है वो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रांजिशन के बारे में बता रहा है कि उस पेस से नहीं हो रही है, उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह से हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो अगर उस तरह से नहीं बढ़ी तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम नहीं रोक पाएंगे, और उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट टारगेट्स अगर ना पूरे किए तो पूरा वर्ल्ड जो है वो खतरे के निशान पे आ जाएगा। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर, और आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है इंडिया सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन में। और अगर आप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात करोगे तो इंडिया का 60.4 गीगावाट जो है वो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हो चुका है, और जर्मनी का 59.2 गीगावाट है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो चौथे स्थान पे आ चुका है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में। सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन चाइना में है दोस्तों, 305 गीगावाट के पास है। उसके बाद USA का रैंक आता है 121 गीगावाट है। उसके बाद जापान का नंबर आता है 78 गीगावाट है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 60.4 गीगावाट जो है वो इंडिया का है। उसके बाद जर्मनी आ जाता है 59.2 गीगावाट।
तो ये टारगेट्स जो क्लाइमेट चेंज को लेके हैं या रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हैं, तो ये नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस के ऊपर हम कमिट कर चुके हैं। 135 कंट्रीज 2050 तक ये कमिट कर चुकी हैं कि हर कंट्री नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर आएगा 2050 तक। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर डिसाइड किया था COP26 में, जो कि नवंबर 2021 में हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात और याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो COP27 होने वाली है, जो COP27 होने वाली है इस बार, वो होने वाली है इजिप्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है शर्म अल शेख, याद रखोगे, शर्म अल शेख। वहां पे ये एग्जैक्ट मीटिंग होगी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक म्यूजियम का उद्घाटन किया है और उस म्यूजियम का नाम है गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरी, और ये अंडरग्राउंड म्यूजियम बनाया गया है। तो गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरी नाम से पता लग रहा है जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल है, उनके बारे में यहाँ प्रदर्शनी की गई है। और ये गैलरी का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे किया गया, जो महाराष्ट्र का राजभवन है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिंदू ने इस न्यूज़ को कवर किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज महाराष्ट्र राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज हैं उसके बारे में बताया गया है, खास करके जो महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं उसको पहले पायदान पे रखा गया है। और इसी के अंदर जो है वो जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल रहा है, जो स्कल्पचर्स हैं, जो रेयर फोटोग्राफ्स हैं वो बताई गई हैं। मुराल्स या डिटेल है ट्राइबल रेवोल्यूशनरी की, वो स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वहाँ पे पेंटिंग के तौर पे ड्रॉ की गई है। तो आप कह सकते हो उसके स्कल्पचर्स बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मुराल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो ड्रॉ किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये अंडरग्राउंड जो आप कह सकते हो म्यूजियम बनाया गया या गैलरी बनाई गई है, ये कोई ब्रिटिश टाइम पीरियड के कुछ बंकर्स थे जो डिस्कवर किए गए थे महाराष्ट्र राजभवन कैंपस में 2016 में। उस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर थे वो C विद्यासागर राव थे, तो उनके टाइम पीरियड पे ये खोज की गई थी कि नीचे जो है वो कुछ राजभवन के बंकर्स हैं, तो वहाँ पे इस म्यूजियम को अब बनाया गया है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है हमारे पास, उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 14th क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो पेश किया गया है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पेश करती है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के तैयारी कर रहे हैं बच्चे हर स्टेट के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो नंबर याद रखना है कि ये 14th है क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको PLFS सर्वे कह देते हैं हम। और क्वार्टरली का मतलब है कि ये 3 महीने की रिपोर्ट पेश कर रहा है, जो कि जैन से लेके मार्च 2022 तक की रिपोर्ट पेश हो रही है। और ये हर बार ये रिपोर्ट पेश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो याद रखना है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया, 8.2% हो गया है। तो उन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं जिनकी आयु 15 साल या 15 साल से ऊपर है, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.2% हो गया है। लेकिन अगर यही रिपोर्ट जैन और मार्च 2021 की देखते हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.3% था। और अगर पिछली ही रिपोर्ट की बात करें जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 2021 तक की थी, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% था। तो अभी कम हो गया है, 8.2% तक हम पहुंच गए हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट या जॉबलेसनेस का मतलब है कि वो परसेंटेज जो अनएम्प्लॉयमेंट है लेबर फोर्स के अंदर, मतलब जितनी भी लेबर फोर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना है। और फीमेल्स के अंदर भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया, 1% तक कम हो गया है। जनवरी मार्च 2022 में जो है वो 1% कम हो गया, पहले जो है वो ये 11.8% था अगर जनवरी मार्च सेम टाइम पीरियड की 2021 में देखते हैं। और लेबर फोर्स का दोस्तों यहाँ पे मतलब है वो पार्ट पॉपुलेशन का जो सप्लाई चेन के साथ जुड़ा हुआ है, सप्लाई करता है या लेबर को आप कह सकते हो काम प्रोवाइड करता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर अपना काम कर रहे हों, तो उसको हम कहते हैं लेबर फोर्स। और एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चीजें इसमें देखी जाती हैं। और इवन मेल्स के अंदर भी ये रेट कम हुआ है। मेल्स में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% है। पहले अगर पिछली रिपोर्ट के अंदर देखोगे जनवरी मार्च 2021 की, तो उसमें 8.6% था। तो आप कह सकते हो हर पायदान पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है
47.3% है दोस्तों जनवरी मार्च 2022 में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि कितनी लेबर फोर्स पॉपुलेशन के अंदर काम कर रही है, कितनी परसेंटेज जो है वो काम कर रही है, 47.3% काम कर रहे हैं। और इसमें जो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो है वो 43.4% है, मतलब जो एम्प्लॉयड हैं वो 43.4% है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डाटा याद रख सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको जरूर याद रखोगे और आपको मेंस में भी लिखने के ये काम आ सकता है। और पीएलएफएस के बारे में याद रखना है कि ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। हर 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट आती है। इस बार 14th रिपोर्ट थी और एनएसओ इसको हर 3 महीने के बाद पब्लिश करता है और इसी के बेसिस पे हर 3 महीने का डाटा जो है वो लेबर फोर्स इंडिकेटर्स के बारे में बताता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशो कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो के बारे में बताता है, इसमें वर्कर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, खास करके मेल्स और फीमेल्स की रेशो जो है वो इसमें निकल आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस सर्वे के अंदर बताई जाती हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। तो काम बहुत ही सिंपल है, इसका अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो सी टर्टल्स हैं उनको बचाना है और उनको आगे जाके उनको अलग अलग तरह की कंजर्वेशन मेजर के थ्रू आगे बढ़ाना है। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है वो 16 जून 2022 को मनाया गया। और इस दिन का एक मकसद और भी है कि जो डिस्ट्रक्शन हो रही है मेरीन लाइफ की, क्योंकि समुद्र के अंदर जो है वो हम काफ़ी कचरा जो है वो देखते हैं, जिसके कारण जो है वो उसकी मेरीन लाइफ, जितने भी वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें उनको रोकना होगा और मेरीन लाइफ को बचाना होगा। और वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है वो 16 जून को इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर आर्ची कार्क की, जो कि फाउंडिंग साइंटिफिक डायरेक्टर हैं सी टर्टल कंजर्वेंसी के, जिसमें सी टर्टल्स को बचाने का काम किया जाता है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ सी टर्टल बायोलॉजी भी कहा जाता है। और इसी दिन जो है वो आप कह सकते हो हम याद करते हैं डॉक्टर आर्ची कार्क की जो अचीवमेंट है, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे उन्होंने सी टर्टल्स को बचाने का काम किया है पूरे वर्ल्ड में। और वर्ल्ड सी टर्टल वीक जो है वो मनाया जाता है 13 से लेकर 17 जून के बीच में, मतलब 16 जून को इसको मनाया जाता है बिल्कुल बीच वाले दिन, और 13 से लेकर 17 के बीच में ये हफ्ता मनाया गया। और उसका मेन मकसद भी यही होता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सी टर्टल्स के ऊपर और किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो याद रखना है वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है वो 16 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक है जिसने एक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट जो है वो बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंजॉय? तो याद रखना है ये स्टार्ट किया है इक्विता स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इक्विता स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, क्योंकि फादर्स डे जो है वो 19 जून को मनाया गया, तो उस दिन जो है इस बच्चों के अकाउंट को स्टार्ट किया, जो कि एक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट है जिसका नाम क्या है? इंजॉय। नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है। तो इंजॉय जो है वो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे के लिए है कि वो अपना सेविंग अकाउंट अपनी पेरेंट्स की सुपरविजन में खोल सकते हैं। और जो माइनर्स 10 या 10 साल के ऊपर हो चुके हैं उनको एक डेबिट कार्ड भी जो है वो पर्सनलाइज्ड दिया जाएगा। तो इस अकाउंट के अंदर जो है वो 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आपका बैलेंस 5 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में है, ताकि सेविंग्स को मोटिवेट जो है वो किया जा सके। और इस अकाउंट के अंदर जो है वो आपको एक्सक्लूसिव डील्स मिलेंगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कई तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो साथ में मिलेंगे। तो इसके अंदर सेविंग अकाउंट जो है वो खोला जा सकता है 1000 रुपये के बैलेंस के साथ। इसमें रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो किया जा सकता है 500 रुपये के बैलेंस के साथ, और फिक्स डिपॉजिट किया जाता है 10,000 रुपये के साथ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बच्चों के लिए हैं। और इसमें पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है 1 साल के लिए, और बाद में ये लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा अगर आप कुछ बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में रखते हो। और इक्विता सेविंग स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखना है कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? वासुदेवन PN। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? चेन्नई। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको हेड बनाया गया है बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी का, जो रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई है? तो ये है दोस्तों बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी। नाम से पता लग रहा है कि जो एरिया को या जो प्रीमाइस को, जो बिल्डिंग को अक्वायर करना है, उसकी प्लानिंग करनी है कि वहाँ पे क्या काम होगा, उसको फर्निश करना है, ये कमेटी जो है वो उसके बारे में एडवाइस करेगी। और किसको एडवाइस करेगी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोस्तों 7 मेंबर की एक कमेटी है जिसको लीड करेंगे BK कटियाल। और BK कटियाल कौन है? BK कटियाल जो है वो फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में।
तो याद रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेबी की बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी की, नाम से पता लग रहा है जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उसकी क्या प्लानिंग करनी है, कैसे उसको एक्वायर करना है, किस तरह से फर्निश करना है, कौन सा काम वहाँ पे होगा, ये सारी कमेटी जो है उसके बारे में एडवाइस करेगी। बीके कटियाल इसको लीड करेंगे। और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, इसकी चेयरपर्सन जो है वो मधाबी पुरी जी हैं। मधाबी पुरी ऐसी पहली महिला हैं जिनको सेबी का हेड लगाया गया है, याद रख सकते हो। 1992 में इसका एक्ट पास किया गया था, अदरवाइज ये बॉडी की शुरुआत 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ड्रॉट मतलब आप कह सकते हो अकाल पड़ना, 17 जून 2022 को जो है वो मनाया गया। इसका मेन मकसद दोस्तों यही है कि अकाल पड़ना, जो कि आप कह सकते हो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें कई जिंदगियां जो हैं वो चली जाती हैं, कई जिंदगियां जो है वो हम खो बैठते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो क्रॉप फेलियर के ऊपर है, मतलब आप फसल नहीं कर पाते, वाइल्ड फायर्स जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है, जंगलों में आग लगनी स्टार्ट हो जाती है, पानी की प्रॉब्लम आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि डिजर्टिफिकेशन को रोकना होगा, रेगिस्तान बनने से लैंड को जो है वो रोकना होगा, इसलिए थीम रखा गया राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। तो हमें ड्रॉट से बचना होगा, अकाल से किसी तरह से हमें निजात पानी होगी। और ये जो ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है इस दिन की, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की, ये इस बार गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की तरफ से मनाया जा रहा है और इसका पूरा इवेंट जो है वो कहाँ पे हुआ? मैड्रिड, स्पेन के अंदर। और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है जिसका नाम है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बोन, जर्मनी में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, एक स्पीशीज है दोस्तों जिसका नाम है ग्लिस्कॉर्पस मेगालिनस। ये किस चीज़ की स्पीशीज है? ये एक तरह से बैम्बू डिवेलिंग स्पीशीज है और ये मेघालय में मिली है। तो दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक तो स्पीशीज का नाम याद रखना है ग्लिस्कॉर्पस मेगालिनस, तो नाम से पता लग रहा है मेघालय में मिली है, और ये नई स्पीशीज है दोस्तों बैट की, तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो एक इंडियन जोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको ढूंढा है मेघालय के अंदर, और आपने याद रखना है ये इंडियन जोलॉजिस्ट का नाम है उत्तम साइकिया, और ये मिली कहाँ पे है? नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि मेघालय की रायबोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मिली है। तो खास करके स्टेट का नाम जो है वो इसमें याद रखना है। तो इस नई डिस्कवरी के साथ टोटल इंडिया में जो आप कह सकते हो चामचिड़िक है या बैट की जो स्पीशीज है वो 131 हो गई हैं, लेकिन मेघालय में ही केवल 67 स्पीशीज मिलती हैं। इसका मतलब पूरे इंडिया में 51% जो बैट की स्पीशीज हैं वो मेघालय में मिल जाती हैं। और आप कह सकते हो ये थिक थम्ड जो बैट है ये इंडिया में ही नहीं, ये साउथ एशिया में भी जो है वो आप कह सकते हो पहली रिपोर्ट है जो मिली है, जिसके अंदर आप कह सकते हो मेघालय की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इसका नाम जो है वो मेगालिनस रख दिया गया है। और ये स्पीशीज इससे पहले जो है कुछ लोकेलिटीज़ में जैसे साउथ चाइना में, वियतनाम के अंदर, थाईलैंड के अंदर या म्यांमार के अंदर मिलती है। और मेघालय के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो कर्नाड संगमा जी हैं और इसके जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक जी हैं। अगला आते हैं सेक्शन दोस्तों जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरी म्यूजियम का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र राजभवन में। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नियरली 5 मिलियन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर डिस्प्लेस हो गए क्लाइमेट चेंज के कारण, डिजास्टर्स के कारण 2021 में। ये यूनाइटेड नेशन की रेफ्यूज एजेंसी जो है वो उसकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है कि इंडिया में 5 मिलियन लोग इंटरनली जो है वो डिस्प्लेस हो गए, पहले किसी और स्टेट में रहते थे, फिर किसी और में चले गए, फिर किसी और में चले गए, तो इतने लोगों को इफेक्ट हुआ है। और ग्लोबल लेवल पे 100 मिलियन लोग जो हैं वो अलग अलग जगह पे गए हैं 2021 में। वो कोई भी कारण हो सकता है, वो वायलेंस हो सकती है, वो ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं उनको, फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्लाइमेट क्राइसिस हो सकता है, वॉर हो रही है यूक्रेन के अंदर उसके कारण हो सकता है, या कोई भी इमरजेंसी अफ्रीका या अफगानिस्तान के अंदर जैसी चल रही थी, तो उसके अंदर टोटल 100 मिलियन लोगों को ये इफेक्ट हुआ है। और ये रिपोर्ट में जो डाटा लिया गया है वो जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का डाटा लिया गया है और यूनाइटेड नेशन रेफ्यूज एजेंसी की तरफ से ये लिया गया है। आरबीआई ने श्री राम ग्रुप के मर्जर को, जो कि उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मर्जर करता है, वो सारी अप्रूवल दे दी गई है। इसका मतलब है कि जितने भी श्री राम ग्रुप के लैंडिंग प्रोडक्ट्स थे वो एक ही छत के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल लोन है, 2 व्हीलर लोन है, गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन्स है, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस है। ये पहले अलग अलग नाम से चल रहा था, लेकिन अब सारा कुछ एक ही इकट्ठा कर दिया गया है।
इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो और बढ़ जाएगा और ये 117 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का एक अनुमान है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहता है कि 22.7% वृद्धि जो है वो Q1 में देखी जाएगी। इसका मतलब अगर आप ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करोगे तो ऐसा चौथी बार लगातार होगा कि इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगा। IBBI इसका मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस के अंदर अमेंडमेंट की है कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए। ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ इस लाइन को रीड कर लें, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके जो हेड हैं मतलब चेयरपर्सन है वो रवि मित्तल जी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। वर्ल्ड सी टर्टल डे 2022 16 जून को मनाया गया। हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और साथ में ये भी कर चुके हैं कि 5 मिलियन लोग इंडिया के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है 2021 के अंदर। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 17 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि स्टॉकहोम वाटर प्राइस 2022 का किसको दिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें याद रखना है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइस जो है वो क्या है। स्टॉकहोम वाटर प्राइस जो है वो एक ऐसे पर्सन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिसमें वाटर रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो। ऐसी एक्टिविटी जिसमें पानी की सिक्योरिटी के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, उसको बचाने के बारे में सोचा हो या वाटर कंडीशंस को इंप्रूव करने के बारे में सोचा हो, पूरे प्लैनेट के अंदर उसको फायदा मिला हो और उसी को स्टॉकहोम वाटर प्राइस के लिए नॉमिनेट किया जाता है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइस जो है वो 22 मार्च को दिया जाता है बेसिकली, क्योंकि 22 मार्च को यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड डे फॉर वाटर जो है वो मनाया जाता है। और 2022 का जो इनाम है ये दिया गया था विल्फ्राइड ब्रोडसेट को। आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन के ऊपर चर्चा की थी कि किस तरह से कितना पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है और कितना वापिस आ रहा है, तो उसमें क्या गैप है। और इन्होंने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो है वो बताई थी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना खो रहा है या आगे जाके कितनी रेनफॉल जो है वो होने वाली है। तो उसी के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपने अपने हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, जैसे कि फेसबुक, आप कह सकते हो इंस्टाग्राम, उसमें आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।